दोस्तों ये आर्टिकल काफी शानदार अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। टॉपिक तो ऐसा है जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, पर लेकिन इसके अंदर में नए चेंजेस बात करेंगे FATF के बारे में। FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से अभी जिसके द्वारा करप्शन को टैकल करने के लिए, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो करप्शन देखने को मिलता है उसको खत्म करने के लिए कंट्री के बीच में अभी बाइंडिंग रूल लेकर आ रहे हैं। बाइंडिंग रूल का मतलब क्या होता है कि अब ये मानने ही मानने पड़ेंगे जो इसके मेंबर बनेगा। करोड़पति 100 आता है हमारे देश के अंदर में, कोई इंसान 1 करोड़ अगर समाज में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात, वो लेकर भाग गया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कैसी यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों ये आर्टिकल काफी शानदार अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। टॉपिक तो ऐसा है जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, पर लेकिन इसके अंदर में नए चेंजेस लेकर आए गए हैं। ये क्या है, बात करेंगे FATF के बारे में। FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से आप लोग जानते हैं। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको बेसिकली अभी जिसके द्वारा करप्शन को टैकल करने के लिए, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो करप्शन देखने को मिलता है उसको खत्म करने के लिए कंट्री के बीच में अभी बाइंडिंग रूल लेकर आ रहे हैं। बाइंडिंग रूल का मतलब क्या होता है कि अब ये मानने ही मानने पड़ेंगे जो इसके मेंबर हैं उनको। इसमें इकोनॉमिक फ्यूजिटिव के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक फ्यूजिटिव जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे देश के लिए, तो क्योंकि हमारे देश में से मालिया टाइप के भगोड़े देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो FEOM एक FEOA करके हम लोग एक कानून भी लेकर आए थे, जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ओफेंडर एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। 2018 में एक कानून भी हम लोग लेकर आए थे, अगर आप लोगों को यहां पर इसके बारे में याद हो। फ्यूजिटिव बेसिकली वर्ड जो है ये यूज किया जाता है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि हाई वॉल्यूम इकोनॉमिक फ्रॉड करके भागा है, यानी कि इतना पैसा लेकर भाग गया जितने तो कई देश को लोन तक नहीं मिलते हैं जितना वो अकेला लेकर भाग गया। कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 17,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, ऐसे लेकर भाग गया। 1,000 करोड़ की बात की जा रही है। एक कौन बनेगा करोड़पति 100 आता है हमारे देश के अंदर में। कोई इंसान 1 करोड़ अगर समाज में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और यहां पर 1,000 करोड़ जो है वो लेकर भाग गया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कैसी यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही खतरनाक लेवल के फ्रॉड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कानून 2018 में लेकर आया गया, और यहां पर ये कंट्री भी छोड़कर भागे। जो कंट्री छोड़कर भाग जाए उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड करना, मतलब कंट्री छोड़कर भाग गया पैसा लेके, पैसा कानून से सजा बचने के लिए। अब ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां पर अभी जद्दोजहद की है, और वो यहां पर इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है शानदार तरीके से। तो उसके लिए बाइंडिंग काम लेकर आए कि ताकि चीजें लोगों के ऊपर बाइंडिंग की जा सके। तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ही तसल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिससे कि चीजें एक एक कर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आप लोगों का ये हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है, क्यों ये बनाया गया, इसके बारे में भी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। ये एक ऐसा एक बॉडी है जिसको आप लोग इंटरनेशनल वॉच डॉग बोल सकते हो। वॉच डॉग मतलब एक तरीके से किसी चीज पर नजर रखने वाला। और ये किस पर नजर रखता है, ये 2 चीजों पर काफी तकड़ी नजर रखता है। उसमें से 2 चीजों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसने पहले फोकस किया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब, पेन दूसरा उठा लेते हैं। सबसे पहले इसने फोकस किया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सिस्टम में लेकर आना। इसको मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कहा जाता है, यानी कि करप्शन से कमाना पैसा, यानी कि मेहनत से न कमाया हुआ पैसा उसको सिस्टम में लेकर आना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, जब इनको लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो चलो सही है, इसके बाद में फिर यूएसए में एक बिल्डिंग थी जिसमें ओसामा बिन लादेन ने उसके बीच में से हवाई जहाज निकाल दिया, और वहां पर फिर जो है उनको लगने लगा कि यार एक टेररिस्ट ग्रुप इतना पैसा कहां से लेकर आया कि उसने हवाई जहाज खरीद लिया, और उस हवाई जहाज में बैठाकर उसने बेसिकली एक पर्टिकुलर देश की बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया। तो ये बहुत ही बड़ी गुस्ताखी हो गई। अब इतना पैसा इसके पास में पहुंचा कैसे, तो यहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप जो है हवाई जहाज खरीद पा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कितना पैसा होगा उसके पास में। तो इसी के लिए इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिज्म के लिए जो फाइनेंस करता है, आतंकवाद के लिए जो फाइनेंस करता है, ये भी आगे चलकर इसमें ऐड कर दिया। तो फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो 2 मुद्दों पर काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये स्टैब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज में टोटल कितने देश हैं, 7 हैं, ये तो समझ में आ गया। एशिया से इसमें कितने देश आते हैं आप लोगों को ये बताना है, यानी कि एशियन कितनी कंट्री हैं उनके नाम भी आप लोगों को लिखने हैं। इसको बनाया गया था 1989 में। ठीक है, तो यहां पर 1989 में इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस यानी कि फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है,
लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सबसे प्यारा इस दुनिया में अपना हिंदुस्तान, है कि नहीं? अपने देश जैसा तो कुछ है ही नहीं है। खैर वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है उसके बारे में। तो क्या नहीं है हमारे देश में, हर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बस थोड़े से हम सुधर जाए। हम सुधर जाए तो फिर सब कुछ सुधर जाए। हम जो हरकतें करते हैं अपने देश से उतने प्यार नहीं करते जितना होना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा किस तरीके से उसको सुधारना है। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 39 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है? 39 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया ओनली ऑब्जर्वर के तौर पर अभी यहां पर है, ठीक है? तो हो सकता है जो ऑब्जर्वर होता है वो जल्दी मेंबर भी बन जाए। जैसे आप लोगों को पता है ब्रिक में अभी नए 6 मेंबर जुड़े हैं, ठीक है? उसमें सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है? अब बाकी के 2 के नाम आप लोग बता दो, सारे मेरे से पूछोगे। हैं? मंथली वीडियो में भी मैंने डिस्कस की थी सारी चीजें आप लोगों से। तो बताइए, देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको आंसर दे पाता है। ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 से मिला बेसिकली यहां पर, ठीक है? हमारे देश को ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 में मिला था और फिर आगे चलकर 2010 में हम लोग फुल टाइम मेंबर बन गए थे इसके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ये रिकमेंडेशन देती है कैसे चीजों को सेट करना है। इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो यहां पर मीट करती है थ्राइस ए ईयर, यानी कि एक साल में 3 बार मिलती है। टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। आप लोग को याद होगा पाकिस्तान की नाक में नकेल कसी थी इसी ने, यही है वो ग्रुप जिसने पाकिस्तान को जो है वो जीना हराम किया था, उसको ग्रे लिस्ट में डालकर। इसकी 2 लिस्ट होती है, उनके नाम भी आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता होता अभी बता दिया जाएगा। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक, यानी कि ग्रे होता है ना थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का, जैसे स्लेट वगैरह होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग्रे लिस्ट होती है, तो ग्रे लिस्ट में यहां पर इसको डाल दिया जाता है किसी कंट्री को चेतावनी देने के लिए कि सुधर जाओ वरना तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे। पर कैसे कतरे जाएंगे वो भी बताएंगे। दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो होती है इसका मतलब तो हो गया कि पर कतर दिए गए हैं, ठीक है? यानी ये पंख काट दिए गए हैं। क्या किसी देश के कटे हुए हैं? जी हाँ कटे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के कटे हुए हैं, फिलहाल म्यांमार के कटे हुए हैं और ईरान के कटे हुए हैं। ये 3 देश ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। इसीलिए ईरान जो है वो किसकी, चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसको लगा कि G7 कंट्री तो यार एक ग्रुप है जो कि अपनी दादागिरी चला रहा है, अभी चाइना ही है जो यहां पर सपोर्ट कर सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जुडिक्शन अगर बात करें तो इंक्रीज करना, मॉनिटर करना कि हाँ भाई साहब इसके ऊपर नजर रखो, ये कुछ हरकतें ना कर दें। और इसमें करेंटली 22 कंट्री हैं, एक ना आधी, इसमें 22 कंट्री हैं। जिसको भी लगता है कि बदतमीजी कर रहा है, पराकाष्ठा से पार जा रहा है, तो उसके ऊपर ये काम किया जाता है। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री है, इसमें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। खासकर उनको रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और काउंटर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम करते हैं। जैसा मैंने बताया 2 मुद्दों पर काम करते हैं, तो 2 मुद्दों में से अगर लग गया कि इसने ये दोनों ही काम शानदार तरीके से कर रखे हैं तो उसको ये ब्लैक लिस्ट में उठाकर फेंक देते हैं, और जो उस तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर इसमें डाल दिया है? तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काफी रहते हैं। जैसे कि इसके अंदर में अगर डाल दिया जाता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि दुनिया में बहुत पैसा बांटता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशिया का डेवलपमेंट बैंक है कहने के लिए, पर लेकिन ये एशिया का नहीं अकेला, और यूरोपियन यूनियन ये उसको पैसे देने से बाइकआउट कर देते हैं, ठीक है? कैपिटल इनफ्लो देश के अंदर में आएगा नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आएगा नहीं, किसी भी तरीका FII भी यहां पर आप लोगों को देश के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बॉडी जो है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल बंद कर देती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, फिर आप लोग समझ जाइए क्या होगा। उस देश की खस्ता हालत होनी एक तरीके से लाजमी है, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके आज की डेट में हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है। पहले हेड कौन थे इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले हेड थे यहां पर, ये थे बेसिकली मार्कस प्लेयर। फिलहाल अभी इसके हेड जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनका नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन यहां पर इसके बारे में बताता है। 2011 में जब यहां पर 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टार्ट की गई, स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था ओनली, तब ये काम करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ठीक है? तो जैसे पूछ लिया जाता है ना, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्रिक के बारे में बात की जाती है तो पूछ लिया जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब ऐड हुआ था। तो याद है ना कब ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका ब्रिक में 2010 में ऐड हुआ था। चलिए ये बताइए ये मीटिंग कहां पर हुई थी? सर फंसा देते हो, बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हो। सोने नहीं देंगे तुझे, सोने तुझे देंगे नहीं। चाहे कितनी नींद आ ले हम न तुझको सोने देने वाले, तुझको ऐसे ही जगाते रहेंगे हम। एक बच्चा कह रहा है सर कई बार ना ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हो नींद आने लगती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अभी नींद करने का उतारते हैं। कह रहा फिर क्वेश्चन पूछ लेते हो फिर नींद उतर जाती है। गजब।
जो शब्द मैंने आप लोगों से यूज किया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो ये चेहरे हैं आप लोगों के सामने, नामचीन चेहरे, इनके नाम आप लोग लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में। देखता हूं इनमें से कितनों के नाम आप लोगों को यहां पर याद है। ये इतना पैसा लेकर भागे, किसी देश को अगर दे दिया जाए तो वो देश हमारा गुलाम बन जाए। कई सालों तक इतना पैसा लेकर ये भाग गए हमारे देश से, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि देश से पैसा निकालकर भाग गए हैं, इसीलिए इनके लिए कानून लेकर आए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में। तो ये इन्हीं के लिए लेकर आया गया था ताकि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इसकी खासियत क्या है इस कानून की? बड़ी अच्छी अच्छी खासियत है। जो इंसान ऐसी हरकतें करेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उस प्रॉपर्टी को जब्त करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी मालिक होगी। स्पेशल कोर्ट रखा जाएगा हियरिंग के लिए। प्रॉपर्टी जो है वो चाहे इंडिया के अंदर में हो चाहे बाहर में हो, सारी यहां पर बेनामी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालकर क्रिमिनल का टैग लगाकर अपने कंट्रोल में ले ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर बार किया जाएगा ऐसे इंसान को कि किसी भी तरीके से डिफेंस की कैटेगरी में उसको न रखा जाए। उसको भाई साहब उठा के बेसिकली कटघरे में डालकर उसके पहले उसको निचोड़ लिया जाए। जितने पैसे लेकर भागा है टैक्स पेयर की मनी वो निकाली जाए। बहुत सारे बैंक बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, ये समझ सकते हैं आप लोग। बेसिक जो स्तंभ है इसके लिए जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, सबसे पहले तो रिकवर करना जिनका पैसा लेकर भागे। दूसरा डिटरेंस क्रिएट करना ताकि आगे से कोई ऐसी हरकतें न कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन करना, क्योंकि कई सारे देश जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे देश में कानून लेकर आया गया कि अब कानून के हिसाब से काम करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बना के रखना, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो फिर लोगों का सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर चीजें जो है वो खतरनाक लेवल पर चली जाती हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। कई सारे लोगों को इसकी कई सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी भी कोर्ट के अंदर में उनको, खासकर सिविल कोर्ट के अंदर में यहाँ पर उनको डिफेंस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो वोलेट करता है आर्टिकल 21 का, ये बातें की जाती है। मतलब सच्ची ऐसे इंसानों के लिए भी ऐसी बातें सोचनी चाहिए। तो राइट टू लाइफ जो है उनको भी है, इंसान है तो उनको भी मिलना चाहिए, मानना ही है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोलेगी, सारी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऐठन में लगा लेती है। वो नहीं कहेगी अपने झोले में डाल दिया, उसके बारे में कुछ सोचती नहीं है कि जो लोग यहां पर जिनका पैसा लेकर भागे उनमें किस तरीके से उसको स्प्लिट किया जाएगा, वो रेवेन्यू कैसे जाएगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना झोला भरने में लग जाती है, ये बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर सर्च वारंट होता है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आओ बस उठाकर ले जाओ, सारी चीजें नॉर्मल जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में देखने को मिलता है वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ में वेरियस रेगुलेशन है जो हमारे देश के अंदर में दे रखे हैं, उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। इन्हें कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है जो हमारे कानून के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें दूर की जाती हैं। तो इसलिए इसका कई बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म बेसिकली आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग लिखने जाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके लिए भी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एशियन कंट्री को ब्लैकलिस्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी एशियन कंट्री है, यहां पर वो श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है इसका, कौन सी एशियन कंट्री रिसेंटली अभी ब्लैक लिस्ट हुई है। आगे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनाया गया था 1989 में और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इसका। सेक्रेटरीट आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे यहां पर चीजों को कंट्रोल करना है, मेजर करना है, सही तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम को लेकर चलना है। करेक्ट आंसर क्या है? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री। सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले का तो आंसर पता चल ही गया होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि म्यांमार को इसके अंदर में डाला गया है। ठीक है, तो म्यांमार अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आया। इसी के साथ में अगर बात करें, इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को ओनली वन देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बोला था ना बाद में ऐड हुआ है हमारा देश, तो यहां पर पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो फुल टाइम मेंबर बाद में बने 2010 में, ज्यादा पुराने नहीं हम लोग यहां पर। ठीक है, और हम लोग को तो ज्वाइन करना पड़ गया पाकिस्तान की हरकतों को देखकर, वरना हमारा तो मूड नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान की वजह से हम लोग यहां पर पहुंच गए। तो इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज आना कतई नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या क्या देखा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सारी बातें आप लोगों को बता दी। कौन कौन सी लिस्ट ये जारी करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या कंडीशन है ये बता दिया आप लोगों को।
कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में वो भी आप लोगों को बता दी, लिस्ट के बारे में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है उसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, एक कानून भी अपने देश का कवर कर दिया, किस किस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं बेसिकली, और कैसे कैसे इसके क्रिटिसिज्म होते हैं वो भी बातें हम लोगों ने देख ली, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। इसको कहते हैं टॉपिक को सही से तैयार करना, टॉपिक को निचोड़ना। ऐसे पढ़ाई करके चलोगे तो कभी भी कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तसल्ली में चीजों को लेकर चला करो, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।